80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो तो खत्म हो ही गया। तो अभी जो आपका पोर्शन है वो ड्राफ्टिंग एक्सक्लूसिव, एज पर माय कमिटमेंट बताया था ना आपको कि ड्राफ्टिंग एक्सक्लूसिव पोर्शन जो है वो बचा हुआ है। तो ड्राफ्टिंग एक्सक्लूसिव पोर्शन को हमने अभी खत्म करना है। अभी तो क्या खत्म होगा, मतलब 1 2 3 4 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट तो खत्म हो गया, तो ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन जो है वो कब खत्म होगा। तो ड्राफ्टिंग के पोर्शन को एक्सक्लूसिवली समझाने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली कवर करने वाले हैं। डोंट वरी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन ड्राफ्टिंग, जैसे कि आपको अर्ली क्लास में बताया गया था कि ड्राफ्टिंग पढ़ने से पहले आपको उस ड्राफ्टिंग की थ्योरी पता होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप बनाने वाले हैं, चाहे वो रिट्स हो, चाहे वो पटिशंस हो, चाहे वो एफिडेविट्स हो, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, आपको उसमें थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना उसकी। अब थ्योरी क्यों पता होनी चाहिए ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो सर एक बात जरा ध्यान सुनिए, टिप्स ऑफ ड्राफ्टिंग सुनिएगा ध्यान से। टिप्स ऑफ ड्राफ्टिंग एक वीडियो है आपके पास, यानी कि मेरे जो पिछले 20 लेक्चर हैं आपके इस वीडियोस में, तो पिछले 20 लेक्चर्स में से एक चैप्टर है टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग। टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मैंने आपसे कहा था कि आज की वीडियो को देखने से पहले आपको पहले टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग, जो शायद मेरे ख्याल 3rd वीडियो है मेरे ख्याल से, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपको एक बार देखना होगा। अगर आपने उसका पार्ट अभी नहीं देखा है, वो एक वीडियो है शायद 1.25 घंटे का, दूसरा वीडियो शायद 25 या 40 मिनट का मेरे ख्याल से 40 मिनट का है। तो दोनों वीडियो करीब करीब 2-2.5 घंटे के आसपास है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको अच्छी क्लास समझ में आ पाएगी। आप पूछेंगे क्यों सर, उस वीडियो में ऐसा क्या है? तो मैं कहूंगा यार उस वीडियो में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बस उस वीडियो में ड्राफ्टिंग एक्सक्लूसिव पोर्शन का पहला पार्ट है। ओके, अगर आप कहेंगे सर आपने वो पहले क्यों करवा दिया, बीच में क्यों करवा दिया, आज क्यों नहीं करवाया, आज करवाते तो ज्यादा अच्छा रहता, हम ड्राफ्टिंग के साथ साथ वो चीज पढ़ लेते। अरे यार एक्चुअली होता क्या है, जब आप ड्राफ्टिंग का बैच जब स्टार्ट करोगे ना, तो ड्राफ्टिंग के बैच के बीच में वो ड्राफ्टिंग एक्सक्लूसिव पोर्शन आएगा। अगर मैं आपको वो पार्ट नहीं करवाऊंगा तो आपको आगे आने वाली थ्योरी समझ में नहीं आएंगी। तो थ्योरीज को पढ़ने के लिए हमने वो ड्राफ्टिंग पोर्शन को एक बार निपटाया था, जो टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग में था। इससे आपको उस टाइम पर सारे टिप्स के बारे में और ड्राफ्टिंग के ओवरऑल फ्रेमवर्क के बारे में आइडिया हो गया था। और एटलीस्ट आपको तो इतना तो आइडिया हो ही गया था कि हमें ड्राफ्टिंग में करना क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं बताता मैं उस टाइम पे, तो आज आप टोटली कंफ्यूज होते कि हमने करना क्या है। लेकिन आज आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग का जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से देखकर ही बैठे हैं। नहीं देखकर बैठे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए। यहाँ पे उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, वापस जाइए, आराम से उसको देख लीजिएगा। मैं कहीं नहीं भाग रहा, ये वाला वीडियो यहीं रहेगा, उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को क्लिक करके दोबारा से उसको रन करना। अगर आप कहते हैं सर वो वीडियो भी हमने तब देख लिया था, जब आपने स्टार्टिंग में करवाया था हमने तभी देख लिया था, करीब 15-20 दिन पहले या जब भी, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आपको अगर याद नहीं है ना तो दोबारा प्ले कर लीजिए। आप रिप्ले तो कर ही सकते जितनी मर्जी बार, दोबारा प्ले कर लीजिए। अगर आपको याद है कि उसमें क्या क्या चीजें थी, तो हाँ फिर हम आज का चैप्टर पढ़ेंगे और आज हम वो चीज कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो सर आज जो है हम क्या करेंगे, हम डांस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उस एक्सक्लूसिव पोर्शन, जो टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग था, वो टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग में जो एक्सक्लूसिव पोर्शन में आपको जो बनवाया था दैट वाज अ रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट था वो, याद है? हाँ, वो रेंट एग्रीमेंट था। अभी जो बनाने वाले हैं वो क्या है, वो है विजिबल नहीं होगा आपको, सॉरी, ऊपर लिख दिया मैंने। Look at this, people. Dealership contract. It's not working properly. Dealership contract. Dealership contract. Okay. अब सुनो, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो, चाहे कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग हो,
चाहे लाइसेंस एग्रीमेंट हो, या फिर डीलरशिप, फ्रेंचाइजी, कंसाइनमेंट, लाइसेंसिंग, या ठीक है, ये सबकी ड्राफ्टिंग बनेगी सेम टू सेम, एकदम सेम। ठीक है, ये सबकी ड्राफ्टिंग बनेगी सेम। हम इनमें से कुछ भी बना लेना, टोटल मेथोडोलॉजी सेम रहेगा। मैं बनवाऊंगा, टेंशन मतलब, मैं बनवाऊंगा। ओके, ये कॉपी करना, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़े और लिखवा देता हूं आपको मैं। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। आपका रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, ट्रांसफर डीड, ये भी रहेंगे सेम। पार्टीज का नाम चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, ये भी रहेंगे सेम। ठीक है, चलो जितने भी होंगे पिटीशंस, चाहे वो पिटीशंस हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, ये सारी पिटीशंस का फॉर्मेट रहेगा सेम। और जितनी भी रिट्स होंगी, चाहे वो रिट्स हबीस कॉर्पस हो, चाहे वो रिट मैंडेमस, चाहे वो हो सर्टुररी, चाहे वो कोई अदर, इनका फॉर्मेट भी होगा सेम। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और जितने भी होंगे अपील्स, चाहे वो अपील्स हो ट्रिब्यूनल में, चाहे वो अपील्स हो कोर्ट ऑफ लॉ में, ये भी होंगी सेम। ठीक है भाई, चलो अब आपने ड्राफ्टिंग में क्या क्या बनाना है, क्या क्या बताना है भाई? देखिए, एग्रीमेंट्स नंबर 2, डीड्स नंबर 3, रिट्स नंबर 4, petitions, and number 5, appeals. ओके, आपकी ये 5 चीजें आपको पास करवाएंगी। इन 500 में से अगर आपको एक भी चीज नहीं आती है, बहुत बड़ा गड़बड़ है सर, और बड़ा झोल है, आनी चाहिए, बता रहा हूं मैं, अरे बोल दिया ना। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। इनके अलावा आपको एक दो चीजें और मिलेंगी एक्स्ट्रा आपकी बुक्स के अंदर। वो क्या है? वो है जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अवार्ड को ड्राफ्ट करना, एफिडेविट बनाना। लेकिन वो एफिडेविट, वो अवार्ड, वो सारी बातें जो हैं वो इनसे ही जुड़ी हुई हैं। तो ये 5 पांडव हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है सर,
ठीक है जी, और इनकी महाभारत हम लड़ेंगे। एग्रीमेंट, दो पार्टीज होंगी। डीड्स, कोई 2-3 पार्टीज होंगी। रेट्स, एक पार्टी सरकार है और एक पार्टी हम है। पिटीशन, फिर वही बात, एक हम है और एक दूसरी पार्टी है। अपील्स में एक हम है और इसके ऊपर अपील कर रहे हैं कोर्ट में, ऑब्वियसली दूसरी पार्टी, वो एक दूसरी पार्टी। ओके, इन पांचों को ड्राफ्ट करेंगे हमारे इन 4-5 क्लास के अंदर और आपको एक एक बना के आराम से सिखा देंगे और आपको इसकी बस प्रैक्टिस करनी है, आप सुनिए, ठीक है। अब एक बात और सुनिएगा ध्यान से, आखिरी बात है, फिर मैं ड्राफ्टिंग शुरू करूंगा इनमें से पहले पॉइंट को पकड़ के। और आज हमने एक को निपटा देना है, इस लेक्चर में हमने एक को खत्म कर देना है। ओके, मेरी बुक में, जो आपके पास बुक है ना, ये दिस वन, देखिए इस बुक के फ्रंट कवर पे लिखा हुआ है मोर देन 50 ड्राफ्टिंग, मोर देन 50 ड्राफ्टिंग। एब्सोल्युटली देयर इज अ ट्रूथ, दिस बुक एक्चुअली कंटेन मोर देन 50 ड्राफ्टिंग। पढ़िए ना, इसमें 50 ड्राफ्टिंग दी तो हुई है, लेकिन 50 ड्राफ्टिंग क्लास में हर एक वर्ड को बताकर समझाना, वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो आप भी जानते हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, घर में भी आप 50 ड्राफ्टिंग को लिख लिख कर उसको समझना, उसको रट्टा मारना, ये भी आप नहीं कर सकते। आपको ड्राफ्टिंग का मतलब समझना होगा, जो आपने फर्स्ट क्लास में समझा है, और उसके बाद अब आपको अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राफ्ट जस्ट पिटीशंस एंड एप्लीकेशंस एंड डीड्स एंड एवरीथिंग। इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपके एग्जाम में ऐसी ही ड्राफ्टिंग आएगी जो आपको शायद नहीं आती। मैं कोई बदवा थोड़े दे रहा हूं यार, ऐसा होता है। आपके एग्जाम में देखो ऐसी कोई ड्राफ्टिंग आ जाएगी पक्का, जिसकी आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की है। ओके, अगर मैं आपको 15 बार कहता हूं कि 15 बार बनाओ रेंट एग्रीमेंट, तो ये थोड़ी ना रेंट एग्रीमेंट आ जाएगा। इफ आई टेल यार पार्टनरशिप डीड बनाओ या पावर ऑफ अटर्नी बनाओ, इट डजंट मीन पावर ऑफ अटर्नी एग्जाम में पूछने को आएगा। ठीक है, मैं आपको 10 चीज बनवा देता हूं, लेकिन 10 चीज के बाद होता है 11वीं चीज आता है। लेकिन सवाल ये होगा कि आप 11वीं चीज बना पाते हो नहीं बना पाते हो। आपने 10 चीज की प्रैक्टिस की है और एग्जाम में 11वीं 12वीं चीज पूछने को आ गई, तो आप बना पाते हो? यस, आप बना लोगे अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 50 ड्राफ्टिंग है इसमें, 90 ड्राफ्टिंग, 80 ड्राफ्टिंग है, तो हमको ऑब्वियसली यहां पे बोर्ड के ऊपर कोई पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ना ही ऑब्वियसली मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ना ही इस वीडियो का मैं टाइम वेस्ट करूंगा। और हम 50-80 ड्राफ्टिंग बनवा के यहाँ पे आप टोटल टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो आपको समझाना नहीं होगा, वो आपकी ड्राफ्टिंग की बुक पकड़ के ट्रांसलेशन करना होगा। मैं बोलता जाऊंगा और आप बुक में देखते जाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं होता ड्राफ्टिंग को समझाने का। समझाने का मतलब यहां पे है आपको मैं एक बढ़िया सा फॉर्मेट दिखाऊं और ये बोल दूं कि जितनी भी ड्राफ्टिंग होगी, जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो उस फॉर्मेट पे होंगे, जितने भी डीड्स होंगी वो उस फॉर्मेट पे होंगे। इससे आप बड़े खुश हो जाओगे और आप बोलोगे सरकार, यानी कि सर, जो भी एग्जाम में एग्रीमेंट्स आएंगे वो हमने सिर्फ इसी फॉर्मेट में फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने इन 5 बातों का ध्यान रखना है। ये 5 बातें कॉपी आपने कर ली होंगी। तो पहले हम बताते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई भी पिक कर लेते हैं। आपने एक बार बना चुके हैं आप रेंट एग्रीमेंट, अभी क्या बनाना चाहते हैं? कोई और एग्रीमेंट? अभी तो मैं कह रहा था आपसे कि वो हम बनाएंगे डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट। डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, मैं आपको 5 पॉइंट के बेस से बताता हूं। चलिए बनाते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, फटाफट। ठीक है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। आप कहेंगे सर आपने एग्रीमेंट बोला था कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, एजेंसी एक एग्रीमेंट के साथ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है, इतना क्यों टेंशन लेते हो? सुनिए मेरी फटाफट बात, क्योंकि आपको थ्योरी सारी की सारी पता है तो आपको मैं बताना शुरू कर रहा हूं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं। सुनिएगा ध्यान से, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। एजेंट को वो कोई भी काम करना अलाउड नहीं होता जो उसके अल्ट्रावायरस एक्टिविटी को परफॉर्मेंस देता है। एजेंट कभी भी लायबल नहीं होता। एजेंट का माइनर हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल माइनर नहीं होगा। जो भी कोई काम करता है एजेंट, उसके लिए उसका प्रिंसिपल पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल यानी कि लायबल होता है। एजेंट माइनर हो सकता है, हमने कंपनी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था। एजेंसी का मतलब है कि यहाँ पे जो एजेंट है वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। और एजेंट को किसने अपॉइंट किया है? प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है। एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट करना अलाउड तभी होता है जब उसने प्रिंसिपल से परमिशन ली हो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पार्टीज को हम ले लेते हैं, एक पार्टी मैं हूं और एक पार्टी आप हैं। अगर आपने वीडियो नंबर 3 को यानी कि टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग को देखा ध्यान से, तो उसमें यह भी देखा होगा कि आपको मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था जब भी कोई ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो ड्राफ्टिंग बनाने के वक्त आपको ध्यान रखना है इस बात का कि दोनों में से आप अपने आप को एक पार्टी मान लीजिए।
अपने आप को कोई भी अगर एक पार्टी आप मान लेंगे तो आपको ये प्रिज्यूम करना बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर हम ड्राफ्टिंग बना रहे होते तो हम उसमें क्या टर्म कंडीशन चाहते। अंडरस्टैंड? तो अगर हम बना रहे हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी में दो पार्टीज होंगी, प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो हो सकता है कि मैं बन जाऊं प्रिंसिपल और आप बन जाएं एजेंट। हमारे बीच में क्या टर्म कंडीशन वगैरह होंगी इसकी बातें हम भी कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब स्टार्टिंग में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले होता है पार्टीज का नाम, आप जानते हैं, ठीक है। मैं ऐसा फॉर्मेट डिस्प्ले कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आई एम डिस्प्लेइंग दिस फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट एग्जाम में नहीं बनाना, मैं फॉर्मेट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी बुक का जो पेज होगा उसमें वो कैसे कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए पीपीटी लगा दूंगा। पीपीटी अभी लगानी थी लेकिन थोड़ा ना कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम लोगों ने भी ट्राई किया था, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टेक्नोलॉजी, सो इसलिए हम पीपीटी नहीं लगा पाए। इसलिए मेरे को ये बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा। आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिएगा जरा, अगर आपको ये पेज है तो स्टार्टिंग में टॉप पे आप लिखते हैं, एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, बाद में से कॉपी करना आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखते हो एजेंसी एग्रीमेंट, अंडरलाइन करते हो सिंपल तरीके से, ओके। एक लाइन स्पेस छोड़ना है, वन लाइन स्पेस, और यहां से नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखना होगा आपको, कैप्स ऑन में लिखना शुरू करते हैं, दिस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट, वट एवर, दिस एग्रीमेंट, ओके सॉरी ACC हो गया, इस एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी, दिखाई दिया, दिस एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी। अब ऊपर क्या लिखते हैं आप? पार्टीज के नाम। पार्टीज के नाम के साथ साथ क्या क्या आता है? एक तो पार्टीज का नाम आता है, नंबर वन, एक पार्टी का नाम आता है, दूसरा पार्टी का एड्रेस आता है, रेसिडेंट ऑफ, और तीसरा पार्टी का सन ऑफ आता है, पार्टी किसका सन है, और साथ में पार्टी का एज। तो द पार्टी नेम, लेट्स से हमारी पार्टी का नाम है अगर मिस्टर रमेश कुमार, रमेश कुमार, एज 34, लाइक रेसिडेंट ऑफ दिस एंड दिस प्लेस एंड सन ऑफ सो एंड सो। ये हम पूरा पूरा लिखते हैं, और साथ में लिखते हैं कि इस पार्टी को हम क्या नाम देंगे, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल पार्टी। पहले हम प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे और फिर हम नीचे एजेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि हमारे पास जो दो पार्टीज हैं, वो दो पार्टीज में से एक पार्टी है हमारी जो प्रिंसिपल पार्टी है, प्रिंसिपल पार्टी एक कंपनी है, और जो उसके अंडर में एजेंट काम कर रहा है वो एजेंट कोई प्रोपराइटर है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। क्योंकि नाम लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर कंपनी होती है एक पार्टी, तो कंपनी के लिए क्या लिखना होता है? कंपनी लिखना होता है XYZ एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिस एंड दिस प्लेस, इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हम कंपनी के बारे में ये लिखते हैं। वही कंपनी का जो एड्रेस होता है वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है, और कंपनी की एज तो कोई होती नहीं है, और ना ही कंपनी का कोई सन ऑफ और डॉटर ऑफ वगैरह होता है। तो वहां पे हम लिखते हैं इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एंड दिस सो एंड सो एक्ट, ठीक है। हम यहां लिखेंगे दिस एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी एंटर्ड इनटू, कोई बात नहीं, एंटर इनटू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिटवीन। एग्जाम में फॉर्मेट पूछने को आता है तो आप सिर्फ फॉर्मेट बनाएं, नाम वगैरह ना लिखें। बिटवीन डैश हैविंग dash a company incorporated
under the dash having its registered office at dash bracket open herein after called as principal of फर्स्ट पार्टी। उसके नीचे एक नेक्स्ट लाइन में एंड आप पार्टनरशिप फॉर्म रखना चाहते हैं तो डैश कर सकते हैं, अगर कोई भी रखना चाहते हैं लेट्स से, ओके, एंड डैश पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप फर्म को अपना एजेंट बना रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट डैश। आगे hereinafter called as agent of पार्टी। सिंपल, आपने इतना लिख दिया ना, आपके 1/4 मार्क्स तो वैसे ही हो गए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, आपने अगर इतना लिख दिया ना, ओके 1/4 मार्क्स पक्के हैं यार। इसमें मुझे बताओ जरा मेहनत कहां पर है? मेहनत तो कहीं है ही नहीं। ये तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप बहुत आसान हो गया, अपने सिर्फ फॉर्मेट बना के आना है। क्वेश्चन में दिया होगा तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट मेंशन करना है और डैश एंड डैश को भर देना है आपने। अब जरा डैश एंड डैश को भर देते हैं। बिटवीन Sunshine Private Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013, registered office at New Delhi, incorporated as first party, and Messrs Ahluwalia and Sons, a partnership firm, incorporated in the registered office, registered having the registered incorporated registered under the Partnership Act 1932, having a registered office at सूरत, गुजरात। ठीक है जी, चलो जी, ऐ तो होगी गल। कितनी आसानी से हमने ये चीज बना ली ना। इस पूरे पार्ट में क्या है, क्या है इस पूरे पार्ट में? सर इस पूरी पार्ट में है पार्टीज का डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये हो गया जितने भी एग्रीमेंट्स बनेंगे, एग्रीमेंट्स और जितने भी डीड्स बनेंगी, उन एग्रीमेंट्स और डीड्स में पार्टीज का डिस्क्रिप्शन मेंशन करना कंपलसरी हो जाएगा। और जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यही फॉलो होगा, यही वाला फॉर्मेट होगा। ठीक है जी, पक्का?
जब ये काम हो जाए एग्जाम में तो एक लाइन छोड़िएगा और उसके नीचे फिर आपको सेकंड पैराग्राफ लिखना होगा, टू मेंशन द सेकंड पैराग्राफ। सो जैसे कि आपने एक लाइन का गैप यहां छोड़ा था, सेम टू सेम मेक अ सिंगल लाइन गैप, ठीक है। अब कौन मुझे बताएगा कि यहां क्या लिखते हैं? मैंने बताया था आपको वीडियो 3 में, यहां लिखते हैं डिस्क्रिप्शन नहीं पार्टी का, वो तो हो गया। यहां लिखते हैं, देखो एजेंसी एग्रीमेंट पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद कहीं से आपको पता चल रहा है कौन किसके पास आया, एजेंट जो बनना चाहता है वो किस चीज के लिए बनना चाहता है, जो बंदा एजेंट बनेगा वो क्या बेचेगा, गुड्स को बेचेगा, कितना प्रोग्रेस वगैरह देगा, कितना कमीशन वगैरह जो लेगा, और प्रिंसिपल ने एजेंट को बुलाया था या एजेंट प्रिंसिपल के पास आया है, आखिर वो कितना क्या बिजनेस करने वाले हैं, कौन सा बिजनेस है, इसके बारे में इस डिस्क्रिप्शन देखकर कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आखिर वही पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ होता है जो बताता है आपको कि आखिर डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, यानी कि दीज आर द पार्टीज एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ शैल शो व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिप्शन। हम डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हैं और दोनों पार्टीज आपस में मिलकर क्या समझौता करने वाली हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है इस तरीके से, वेरास डैश एंड डैश एंड डैश, ओके। अब वेरास में डैश एंड डैश में क्या लिखेंगे? वेरास में डैश एंड डैश में हम लिखते हैं कि देखो हमने क्या बोला था, अभी इसको हम प्रिंसिपल बोल दिए, इसको हमने एजेंट बोल दिया, तो अब इनका नाम रिपीट नहीं होगा, बताया था मैंने, ओके। तो जहां भी वेरास लिखेंगे तो वेरास पे ऐसे लिख सकते हैं, वेरास द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड द एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ इट्स गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ इतने ईयर्स एंड सो, ओके। तो मैं कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो ऐसे लिखते हैं, वेरास द प्रिंसिपल has approached the agent to sell its goods in the state of गुजरात। इसको पढ़ के हमको चलो इतना तो आइडिया हो गया, प्रिंसिपल ने अप्रोच किया था एजेंट को अपने गुड्स वगैरह भिजवाने के लिए गुजरात के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली, और इसी के साथ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू, और दोनों के बीच में इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया। कुछ भी नहीं करना, ये मेरा तो बड़ी कहानी है सर, आपको जो टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी ही नहीं है, जहां लिखी टेक्निकल लैंग्वेज वहां हम गए। बताया था आपको मैंने कि जो आपका एडवांस कंपनी लॉ है, एडवांस कंपनी लॉ में लिखो टेक्निकल लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे तो बैठा होता है पढ़ने के लिए कंपनी सेक्रेटरी आरओसी, लेकिन ये किसके हाथ में जाएगा? ये जाएगा प्रिंसिपल एजेंट के हाथ में, एक कॉपी प्रिंसिपल, वन कॉपी विद द एजेंट, एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट मे बी द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड पीपल, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, पॉसिबिलिटी है, रेंट एग्रीमेंट बन रहा है दोनों के बीच में, ओके। इंजीनियर आता है डॉक्टर के घर पे रहने के लिए, एंड दे बोथ आर इलिटरेट फॉर द कॉमर्स, फॉर द लीगल लैंग्वेज, सो विल नेवर राइट द वॉइड अवॉइड एब इनिशियो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस नैमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, लैटिन फ्रेजेस का इस्तेमाल आप कभी नहीं करेंगे, जहां आपने इस्तेमाल किया वहां पे आपके मार्क्स कटे, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए मैंने लैटिन वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, मैंने सिंपल भाषा में ये पूरे का पूरा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है जी। इतना पार्ट तो आपको उंगलियों पे समझ में आ जाना चाहिए, और इतना पार्ट तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हर एग्रीमेंट के अंदर, हर डीड के अंदर कॉपी पेस्ट रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अब नीचे फिर से वही कहानी, एक लाइन आप छोड़ेंगे, गैप, और उससे नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे
नाउ कैप्स ऑन में लिखना होता है ये। नाउ दिस एग्रीमेंट इज witnesseth as under this agreement is witnessed as under करने के बाद कॉलन और फिर यहां पे टर्म कंडीशंस। तो ध्यान दीजिएगा, यही वो लाइन है जहां मेहनत करनी है, यही वो पैराग्राफ है जहां पे आपको अपना क्रिएटिव दिमाग लगाना है, और यही वो चीजें हैं जिसके वजह से आप ड्राफ्टिंग में अटक सकते हैं। और ये लाइन बोलती है अब बनाओ जी आप टर्म कंडीशंस अपने आप टर्म कंडीशंस बना पाओगे सिर्फ तब जब उस टॉपिक पे कमांड होगी। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में टर्म कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? कुछ टर्म कंडीशंस हमेशा होती हैं, चाहे लीज डीड हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे फ्रेंचाइजी हो, चाहे फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट होगा, कोई भी डीड होगी, कोई भी ड्राफ्टिंग होगी, दो पार्टी के बीच में 4-5 पॉइंट हमेशा रहेंगे। कौन कौन से? नंबर 1, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ड्यूरेशन हमेशा मेंशन करते हैं आप, ड्यूरेशन का पॉइंट हमेशा होता है। नंबर 2, कोई अमाउंट, कोई कंसिडरेशन, कोई मनी, यानी कंसिडरेशन की बात, पैसों की बात, ये हमेशा होती है। अब आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कुछ भी पे कर रहे हैं तो हमेशा होगा। ठीक है। नंबर 3, आपने कंसिडरेशन पे किया, बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पे किया तो क्या होगा? तो डिफॉल्ट की बात लिखें, डिफॉल्ट पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा पार्टीज को। नंबर 4, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी कि टाइम से पहले अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है तो कितने पहले महीने का नोटिस देना पड़ेगा। नंबर 5, डिस्प्यूट अराइज हो गया तो डिस्प्यूट हम कहां लेके जाएंगे? आर्बिट्रेशन में। ये पॉइंट हमेशा होना चाहिए जब भी कोई एग्रीमेंट या डीड बन रही है। एग्रीमेंट, डीड, मैं पेटिशंस अपील्स के ऊपर नहीं गया, ओके, तो मैं बात कर रहा हूं डिस्प्यूट अगर हो गया आर्बिट्रेशन वगैरह में। सर ये 5 पॉइंट एकदम टोटल मैंडेटरी वाले, एकदम टोटल पक्के वाले, ओके, तो ये 5 पॉइंट आपकी कंपल्सरी है। ओके, आप खुद सोचो ना, आपके मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई भी एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है कि भाई मैं आपसे फीस लूंगा और आप मुझे पढ़ाओगे, नहीं, क्या था? हाँ, मैं आपसे फीस लूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाँ सॉरी उल्टा हो गया, तो तो मैं ही फीस लूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, नहीं, तो यू नो लाइक यू विल गोना पे मी द फीस एंड आई एम गोना टीच यू, तो मैं आपको आपसे फीस लूंगा और आपको मैं बदले में इसके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, एग्रीमेंट ही तो है ना। इस एग्रीमेंट में क्या होगा? ड्यूरेशन होगा, बिल्कुल ड्यूरेशन होगा, 3 महीने का हमारा सिलेबस होगा, या 1 महीने का, 2 महीने का, वट एवर जो भी है। नंबर 2, पैसे, कंसिडरेशन, कितनी फीस मैंने लेनी है, अगर आप फीस नहीं पे करेंगे तो कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकता है। अगर आपको मैं कोर्स कहता हूं कि भाई मैं आधा ही करवाऊंगा तो क्या उसके ऊपर टर्म कंडीशन हो सकती हैं। डिस्प्यूट राइज हो गया कल को तो डिस्प्यूट हमारा कहां पे सॉल्व होगा? कोर्ट में या आर्बिट्रेशन पैनल में। तो ये 4-5 बातें तो हमेशा होंगी। एजेंसी के अंदर भी तो यही बातें होंगी। तो एजेंसी के अंदर क्या क्या बातें होंगी? ये 5 पॉइंट तो कंपल्सरी पॉइंट्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस 5 पॉइंट्स को आप रेड मार्क बना के जरा लिखेंगे, यहां लिख लीजिएगा। स्पेशल क्लॉजेस, नहीं, इट्स नॉट स्पेशल क्लॉजेस, इट्स बिकॉज दे आर नॉट स्पेशल। फॉरएवर क्लॉजेस, फॉरएवर क्लॉजेस, ये टर्म मैंने दिया है, भूलिएगा मत, फॉरएवर क्लॉजेस, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बातें हो रही हैं तो आखिर कौन कौन सी बातें और भी हो सकती हैं? नंबर 5 तो हो गए। नंबर 6,
कभी कभी मिलता है डेल क्रेडिटर कमीशन। नंबर 7, अल्ट्रा वायरस काम नहीं करना एक्टिविटी। नंबर 8, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबिलिटी इन केस ऑफ बैड फेथ। ओके, बैड इंटेंशन अगर कोई गुड बेचता है तो उसकी पर लायबल कौन होगा। नंबर 9, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एजेंट। एजेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। नंबर 10, कमीशन की बात वहां पे हो गई, डेलीगेटर कमीशन की बात यहां पर हो गई, डिफॉल्टिंग कमीशन की बात वहां पर हो गई, प्रीमेच्योर पेमेंट की बात वहां पर हो गई, डिस्प्यूट की बात भी वहां पर हो गई, कंसिडरेशन ड्यूरेशन की बात भी ऊपर हो गई। तो नंबर 10 एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यस। गुड्स सेल या सर्विसेज जो भी है वो लिखिए, मेन चीज है ये। तो ज्यूरिसडिक्शन एरिया, ठीक है। तो सर ये 11-12 पॉइंट्स तो आपके हो गए आराम से, और ये 11-12 पॉइंट्स जो हैं ये आपकी ओवरऑल ड्राफ्टिंग का पार्ट है। अब जैसा को पहले बताया गया था कि आपको एग्जाम में 11-12 पॉइंट्स जो हैं पहले फटाफट लिख लेने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में जो ड्राफ्टिंग आई है वो ड्राफ्टिंग में आखिर पॉइंट्स होंगे कौन से। यहीं पे तो मेहनत करनी होती है। उसको हम सीरियल वाइज अरेंज बाद में कर लेंगे। सीरियल वाइज अरेंज जो है हम कैसे करेंगे, सीरियल वाइज अरेंज हम चलिए कर लेते हैं। जो आपके अच्छे प्यारे गुड पॉइंट्स हैं उसको हम लिखेंगे स्टार्टिंग में। जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले, नेगेटिव बातें होती है, फाइन पेनल्टी वाले, वो पॉइंट्स होते हैं आखिरी में। जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं वो बीच में हो जाएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, पहला पॉइंट होना चाहिए गुड सर्विसेज को बेचने का। दूसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कंसिडरेशन का कितना। तीसरा कौन सा होना चाहिए, ड्यूरेशन। डिफॉल्ट नहीं, नेगेटिव वर्ड है तो आखिरी में आएगा पॉइंट। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन भी नेगेटिव लाइन है, आखिरी में आएगा पॉइंट। डिस्प्यूट भी नेगेटिव पॉइंट है तो ये भी आखिरी में आएगा, संभाल के रखें। डेलीगेटर कमीशन के साथ डेलीगेटर कमीशन भी डाल सकते हैं। नंबर 3, नंबर 4 के साथ नंबर 4। अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी ये भी नहीं, लायबिलिटी ये भी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नंबर 5 कर सकते हैं। और नंबर 5, नंबर 6 तो नहीं हुआ, नंबर 6, ठीक है ना। अब आपके जो बाकी वाले पॉइंट्स वगैरह बचे हैं उसको नेगेटिव कर दीजिए। नंबर 7 लायबिलिटी कर दीजिए। नंबर 8 अल्ट्रा वायरस काम नहीं करेगा एजेंट, और डिफॉल्ट करेगा अगर प्रिंसिपल डिफॉल्ट करेगा पेमेंट करने में कमीशन का तो पेनल्टी पड़ सकता है। नंबर 9, 8 हुआ था ना, नंबर 9 अगर कोई दोनों में से पार्टी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहती है टाइम से पहले तो कितना पहले नोटिस देना होगा। नंबर 10 कोई डिस्प्यूट राइज होगा तो नंबर 11 कहां पे जाएगा, वो नंबर 11, ठीक है ना। चलिए ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। देखिए फटाफट कितने फटाफट मैंने काम किया। देखिए इसको, देखिए फटाफट। आपको मैं समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, फिर भी देखो फटाफट काम निपटे जा रहा है। जरा टाइम लगने आप अपने हाथों से बनाओगे ना, स्पेशली तब जब आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो चुकी होगी, तब तो जरा टाइम लगना ही नहीं है। देखिए आपके हिसाब से कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। जब ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ना, मतलब आपने जब ये पॉइंट्स बना लिए हैं तो पॉइंट्स बनाने के बाद आप उसको पॉइंट को लिखना होगा आपको एग्जाम में। लिखेंगे कैसे, वही जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, नाउ दिस एग्रीमेंट इज विटनेस्ड एज अंडर के बाद है सेमीकोलन के बाद नंबर 1, 2, 3, 4 कर लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 में कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4 में कौन से ब्लैक वाले आएंगे पॉइंट्स या रेड वाले पॉइंट्स आएंगे, लाल रंग वाले पॉइंट्स आएंगे, रेड वाले पॉइंट्स आएंगे।
और रेड वाले पॉइंट्स में क्या आएगा? पहले सबसे पहले आएगा पॉइंट नंबर 1, गुड्स ऑफ सेल एंड सर्विसेज। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं साथ साथ जल्दी जल्दी, इसमें लिखेंगे आप वेयर द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड, सुनिएगा ध्यान से, वेयर द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड द एजेंट फॉर द सेलिंग ऑफ द गुड्स, गुड्स कोई भी ले लीजिए, बुक्स या व्हाटएवर, इन द स्टेट ऑफ सूरत, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। नंबर 2 पॉइंट कौन सा है? फुल स्टॉप लगा के नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2, the principal shall pay the commission at the rate of 5% on the total sales या turnover of the financial year. Number 3, duration के लिए लिखेंगे that the overall duration for the, देखिए सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो बुक्स में दिए गए हैं, आपको मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे आराम से घर जाके देख सकते हो। ओके, बुक्स में दिए हुए हैं, तो आप ये मत समझे कि सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम लिख नहीं पा रहे, लिखना हो लिख लो पॉज कर करके, लेकिन सारे के सारे पॉइंट नोट्स में दिए हुए हैं। नंबर 3 क्या है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्ट शेल हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years। ओके, अब देखिए द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैव अ टर्म फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years। इसको मैंने इस तरह से लिखा पॉजिटिव सेंस में, इसको मैं उल्टा के पैसिव तरीके से भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी शेल नॉट हैव अ टर्म फॉर मोर देन 5 years। ओके, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, और हमने बताया था ना कि ड्राफ्टिंग में नेगेटिव लैंग्वेज मत लिखो, पॉजिटिव लिख सकते हो पॉजिटिव लिखो यार, नेगेटिव मत लिखो। तो ऐसे मत लिखो आप द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी शेल नॉट हैव अ टर्म फॉर मोर देन 5 years, कि 5 साल से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे लिख दो ना कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी शेल हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, दैट्स ऑल। कमीशन के बारे में ऐसे भी कर सकते हो, कमीशन के बारे में ऐसे भी लिख सकते हो आप, द प्रिंसिपल शेल पे द कमीशन टू द एजेंट नॉट मोर देन 5% ऑन द सेल्स टर्नओवर। ओके, यानी कि 5% तक की बात हो गई। पॉजिटिव में लिखो, मेंशन द पॉजिटिव सेंस, द प्रिंसिपल शेल पे द कमीशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पॉजिटिव सेंस अच्छा लगता है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4 पॉइंट कहां गया? हाँ, डेलीगेटर कमीशन होता है बैड डेट्स के लिए, थ्योरी तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं द प्रिंसिपल शेल पे एन एक्स्ट्रा कमीशन to the agent at the rate of 0.5% या 1% on the overall amount recovered from the bad debts। Okay, bad debts recovery के लिए हम उसको extra commission वगैरह देंगे। Number 5, the agent shall keep all the books of accounts and all the sales and remittance of the amount in the good manner। सही तरीके से वो सारा पैसा संभाल के रखेगा। Number 6, jurisdiction। The agent shall perform his duties and responsibilities only for the state of Gujarat, and he shall not sell his goods outside such particular state or something. Okay, mention that in a positive sense, not in a negative sense. Number 7, liability in the case of bad faith. Any goods sold by the agent, if turned out to be defective, the principal shall be held to be liable। अगर कोई भी गुड्स खराब निकलता है, खराब बेकार निकलता है, फॉर्जरी का निकलता है, फ्रॉड का निकलता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। Number 8, ultra virus activity। Any activity performed by the agent on an ultra virus basis which is not under his scope shall make the agent responsible। तो उसके लिए agent responsible हो जाएगा, ठीक है। Number 8, number 9, where's number 9? Number 9, default। Any default in the payment of commission by the principal to the agent shall levy an extra interest of at the rate of 2% per annum on the principal। यानी कि अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने से हिचकिचाता है या पे नहीं करता टाइम पर, तो प्रिंसिपल को एक्स्ट्रा 2% का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, किसको? एजेंट को। ओके। नंबर 10, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना है दोनों में से किसी पार्टी को, तो कितने दिन पहले नोटिस देना होगा। इसमें लिखेगा बोथ द पार्टीज, इसमें लिखेंगे हम बोथ द पार्टीज shall give at least 2 months advance notice before the premature termination of the contract। Okay, positive sense में लिखेंगे। Number 11, any dispute between the parties shall be referred to the arbitration panel and not to the court। कोर्ट में नहीं बल्कि arbitration panel में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स अगर आ रहे हैं, जैसे सब एजेंट के लिए पॉइंट डाल सकते हो। The agent shall appoint the sub agent only with the approval of principal। नेगेटिव सेंस में फिर से वही बात, नेगेटिव सेंस में नहीं लिखना है आपने। Don't write your answer in a negative sense। For example, like if you're writing the agent shall not appoint the sub agent without the approval of principal, I mentioned in a positive sense the agent shall appoint the sub agent only with the approval of principal।
तो दैट इज द समथिंग द एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी. आई वांट टू मेक माय आंसर इन अ पॉजिटिव मैनर. तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, तो अब ऐसे पकड़ना चाहते हो तो अच्छी बात है. ठीक है, ये आपका ओवरऑल पार्ट है. जब आपका ओवरऑल पार्ट हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, तो लास्ट में एक पैराग्राफ का छोटा सा एक फॉर्म आता है जो आपके ड्राफ्टिंग के नीचे है. मतलब ड्राफ्टिंग में दिया होता है हर जगह, तो वहां पे लाइन में नीचे जब ये सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो पैराग्राफ 2 लाइन लिखने के बाद इस तरफ विटनेस डाल दोगे, इस तरफ विटनेस डाल दोगे, यहां प्रिंसिपल हो जाएगा, यहां एजेंट हो जाएगा. सिंपल सिंपल सिंपल. ठीक है, ये आपका ओवरऑल एजेंसी एग्रीमेंट है. इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं. आपको डाउट अगर है तो मुझे फोन कर सकते हैं आप. ऐसे होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. अब अगर इस एजेंसी एग्रीमेंट का मैं नाम चेंज कर दूं, और बना दूं मैं इसको डीलरशिप, तो यहां क्या आ जाएगा, या नाम चेंज हो जाएंगे. मैं इसको रब कर रहा हूं. अभी आप कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, आप कुछ मत काटिए बटेगा. तो क्या आ जाएगा, दिस एग्रीमेंट ऑफ डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कहां कहां पे चेंज आएगा जरा देखते हैं. दिस एग्रीमेंट ऑफ डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड अ कंपनी, जो डीलर है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, हैविंग इट रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली, हियरइनआफ्टर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल. चेंज हो जाएगा. यस, तो आपका ये पॉइंट नंबर 1, आपका ये पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 में आपका क्या आ गया, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट, और पॉइंट नंबर 2 में क्या आ गया आपका, डीलर. ओके, सॉरी 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 सॉरी, पॉइंट नंबर 2 में डीलर नहीं आएगा यार, सॉरी सॉरी. ये प्रिंसिपल पार्टी है ना, आई थॉट ये एजेंट है. प्रिंसिपल पार्टी, प्रिंसिपल पार्टी, प्रिंसिपल पार्टी में डीलर की जगह आता है ओनर. ठीक है, एंड मैसेज आलूवालिया पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेटेड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस सूरत गुजरात, इन आफ्टर कॉल्ड एज एजेंट. नंबर 3 पॉइंट में चेंज, नंबर 3 पॉइंट में डीलर. ठीक है ना, जहां पर प्रिंसिपल ने अप्रोच किया, यानी कि ओनर ने अप्रोच किया डीलर को उसे गुड्स वगैरह बेचने के लिए इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और उसके हिसाब से दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया. अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हम विटनेस करते हैं बहुत सारे टर्म कंडीशन. वो टर्म कंडीशन क्या क्या है कि दोनों पार्टी का डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है, कि उसका कितना ड्यूरेशन है, 5 साल वटेवर, डीलर को कितना कमीशन मिलेगा हर एक गाड़ी को बेचने के लिए, हर एक स्कूटर को बेचने के लिए, या जो भी है. डिफॉल्ट अगर हमने पे नहीं किया तो हमें कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा. प्रीमेच्योर टर्मिनेशन वही है, डिस्प्यूट वही है, एवरीथिंग इज सेम टू सेम. ओके, और जो यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए थे, इनमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे. वही डेलीगेटर कमीशन वाले पॉइंट्स हैं, वही सारे सारे वही पॉइंट्स हैं, एंड एवरीथिंग इज सेम अकॉर्डिंगली. ओके, कोई दिक्कत तो नहीं. इसका नाम चेंज करके अगर मैं कर दूं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, तो क्या होगा, दिस एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी की जगह क्या आ जाएगा, ओनर, कंपनी एक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. दूसरा डिफरेंस कहां आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओनर नहीं, ये तो पार्टी है ना. फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट। प्रिंसिपल की जगह क्या आएगा? ओनर। पॉइंट नंबर 3 की जगह क्या आ जाएगा? फ्रेंचाइजर, और बाकी बातें वही रहेंगी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में, वही बातें। ड्यूरेशन कितने साल के लिए आपने फ्रेंचाइजी ली हुई है, मैकडोनल्ड्स की या डोमिनोज की, व्हाटएवर, कितना वो कमीशन पे किया जाएगा, डिफॉल्ट अगर पे हो गया, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, डिस्प्यूट हो गया पार्टी के बीच में, तो क्या होगा? ये कॉमन पॉइंट्स तो हमेशा रहेंगे। बाकी के 5 6 8 10 पॉइंट आप डाल सकते हैं। 5 6 पॉइंट डालिएगा, जरा मत डालिएगा। 15 18 पॉइंट मत लिखना उसमें, ठीक है? सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 पॉइंट तक जाना। लगता है अगर पॉइंट बहुत जरूरी है, सब एजेंट टाइप का या ड्यूरेशन टाइप का, वो मेंशन कर देना। 10 पॉइंट अगर आपने लिख दी ना किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। 10 पॉइंट से अगर आपने कम लिखे हैं तो थोड़ा लगता है कि भाई आपने कम लिखा है। 10 12 पॉइंट स्टैंडर्ड माने जाते हैं। इसकी वजह से आपकी ड्राफ्टिंग पूरे एक पन्ने की हो जाएगी। इतने ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं हुआ एग्जाम के अंदर, तो काफी है, ठीक है? तो सर आज आपने एक नहीं बल्कि 3 एग्रीमेंट बनाए हैं, और आपने एक तो ऑलरेडी बता दिया था, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है? अब इसका नाम चेंज करके, आपको कैसा नाम ही चेंज करे जा रहे हो? कुछ करवा तो रहे नहीं हो? अरे कर तो रहे हो आप, ये स्मार्ट वर्क है। मैं पूरा बोर्ड मिटा के दोबारा वो लिखूंगा, ये तो वेस्टेज ऑफ योर टाइम, वेस्टेज ऑफ द मार्कर, वेस्टेज ऑफ माई टाइम, वेस्टेज ऑफ द वीडियो ऑल्सो। इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लीज डीड, हाँ जी, लीज डीड, दोनों पार्टी में लीज डीड है। लीज डीड 11 महीने से ऊपर के लिए होती है, आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे चेंज और आ जाएगा, ये वाला चेंज, दिस डीड, ओके? यहां आ जाएगा डीड, दिस डीड ऑफ लीज, ओके? वन लीज, दिस डीड ऑफ लीज एंटर्ड इनटू। अब यहां पे क्या मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक पार्टी लेसर है, एक पार्टी लेसी है, और कंपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे रही है, मतलब लीज पे 8-10 साल के लिए, जो भी है। भाई कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, बिल्डिंग वगैरह होगी, और कंपनी अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पर दे रही है 20 साल के लिए, ओके? अपना मेंटेलिटी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट और डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। अब हम बना रहे हैं लीज डीड। तो दिस एग्रीमेंट, दिस डीड ऑफ द लीज एंटर्ड इनटू बिटवीन दिस कंपनी विच इज द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी ना होती तो आता एंटर्ड इनटू बिटवीन मिस्टर जॉन सन ऑफ सो एंड सो एज डैश हैविंग लाइक रेसिडेंशियल एड्रेस एट दिस इन दिस एड्रेस, ओके? वो तो आपको पता है कि एड्रेस वगैरह लिखते हैं आप, न्यू दिल्ली, हियरइनआफ्टर कॉल्ड एज डैश। प्रिंसिपल में जगह कौन आएगा, बताइए कौन आएगा? नंबर 2 में लीज एग्रीमेंट बन रहा है, लीज डीड बन रही है, तो फर्स्ट पार्टी का नाम क्या होगा? लेसर, ओके? थर्ड पॉइंट, ये पार्टी कौन सी होती है? लेसी, ठीक है? बस यहां नीचे लिख देंगे आप, वेयर एज द लेसर हैज अप्रोच्ड द लेसी। उल्टा लिखिएगा यहां पे ना, क्योंकि कभी भी मकान मालिक किराएदार को नहीं पकड़ता, किराएदार मकान मालिक को पकड़ता है, तो थोड़ा उल्टा लिखिएगा यहां पे, वेयर द लेसी हैज अप्रोच्ड द लेसर फॉर रेंटिंग ऑफ द प्रीमाइसेस लाइक विच इज लोकेटेड एट भोपाल, कि जो भोपाल में, गुजरात में, सूरत में जो बिल्डिंग है उसको किराए पर लेने के लिए जो टेनेंट है, जो लेसी है हमारा, उस लेसी ने लेसर को अप्रोच किया। इससे कहानी से आइडिया ये हो जाता है कौन किसके पास आया और कौन किसके पास आ गया, उसने आखिर किसको अप्रोच किया, एवरीथिंग, ओके? एंड नाउ दिस एग्रीमेंट इज विटनेसेस एज अंडर। अब इस एग्रीमेंट के अंदर हम कुछ टर्म कंडीशंस को फ्रेम आउट करेंगे। वो टर्म कंडीशंस क्या क्या हैं? 5 बातें आपकी, 5 पॉइंटर आपके सामने हैं। हमारी लीज का टर्म कितना है? 10 साल लगा दीजिएगा, जो भी है। कितना रॉयल्टी पे करेंगे आप? 15% या 20% या 1 लाख साल भर का, जो भी अमाउंट लिख दीजिएगा। परसेंटेज हो या अमाउंट लिखना, अमाउंट लिख देना। डिफॉल्ट हुआ, अगर आपने टाइम पर पे नहीं किया, कब कब आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होगी, कितने की इंस्टॉलमेंट होगी। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, अगर आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं 10 साल से पहले, तो दोनों पार्टी का इन्फॉर्म करना होगा, सेम टू सेम पॉइंट जो आपको लिखवाया मैंने अभी। डिस्प्यूट दोनों पार्टी के बीच में अगर हो गया तो डिस्प्यूट जाएगा आर्बिट्रेशन में। 5 पॉइंट तो ऐसे कैसे रहेंगे। बाकी पॉइंट कौन कौन से आ सकते हैं?
भाई बिल्डिंग में हम फिक्सचर्स और फर्नीचर्स वगैरह देंगे, बिल्डिंग जो है उसको कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी बिजली के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह हैं, एमसीडी चार्जेस वगैरह हैं, वो सबके सब जो हमारा लेसी है वो बियर करेगा। रेंट एग्रीमेंट के अंदर जो जो टर्म कंडीशंस थी वो सारी टर्म कंडीशन इसमें भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में और लीज डीड में कुछ फर्क नहीं होता, बस एक फर्क होता है, वो होता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन इसमें बड़ा होता है, रेंट एग्रीमेंट 8, 10, 11 महीने का होता है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। इसको अगर मैं चेंज कर दूं, नाम चेंज करके लिख दूं लोन एग्रीमेंट, तो सर जरा आप मुझे बताइए लोन एग्रीमेंट कितनी पार्टीज होती हैं? 2, 3, 4, 5, 8, 10? हाउ मेनी पार्टीज? टेल मी, सोच के बताओ। अरे यार देखो, मैंने कहा था ना कि थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं लगता ना कि लोन एग्रीमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपको लीज समझ में नहीं आ रहा, आपको फ्रेंचाइजी समझ में नहीं आ रहा, डीलरशिप समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे देखो ऐसा है, मैं आपको डीलरशिप के, फ्रेंचाइजी के, लीज के, लोन के, रेंट एग्रीमेंट के हर चीज की थ्योरी पढ़ा चुका हूं। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको थ्योरी भी पता है। अगर आपको लगता है ना कि सर वो थ्योरी तो हमने पढ़ी थी 10 लेक्चर पहले, 5 लेक्चर पहले, में याद नहीं है, कोई बात नहीं, पीछे जाओ वो थ्योरी पढ़ लो। क्योंकि बच्चे अभी देखो ऐसा क्या होगा, अभी मैं ड्राफ्टिंग पढ़ा रहा हूं और फिर मैं को दोबारा समझाऊंगा डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है, लीज डीड और रेंट एग्रीमेंट में ये फर्क होता है, लोन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कितने पार्टीज होती हैं लोन एग्रीमेंट के अंदर, लेंडर एंड बोरोवर 2 पार्टीज होती हैं, लीज में 2 पार्टीज होती है, लेसर लेसी, तो समझाने लग जाऊंगा। तो फिर ड्राफ्टिंग की एक्सक्लूसिव क्लास क्यों रही? फिर तो थ्योरी क्लास ही हो गई ना। और हमारी थ्योरी क्लास 20 लेक्चर की, फिर तो 21 भी लेक्चर की हो जाएगी। ये एक्सक्लूसिव ड्राफ्टिंग क्लास है, ठीक है ना। तो लोन एग्रीमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, आपको पता है, एक लेंडर और एक बोरोवर। अगर मैं बैंक हूं और आप मेरे पास लोन लेने के लिए आए हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं लेंडर हूं, अगर मैं बैंकर हूं और आप मेरे पास लोन लेने के लिए आए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, मैं बोलूंगा हाँ जी भाई साहब क्या हो गया? आप हो गए सर लोन चाहिए। अच्छा जी लोन चाहिए, अगर लोन चाहिए तो कुछ ना कुछ गिरवी रखो। आप बोलते हो हाँ जी सर रख देंगे गिरवी, क्या हो गया? हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, हम तो बहुत बड़ी कंपनी है, रख देंगे गिरवी। ये तो क्या रखोगे गिरवी, ये तो बताओ। आप बोलते हो सर हम रख देंगे गिरवी अपनी कोई बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हमारे भोपाल में है, जो बिल्डिंग हमारी कहीं पे है, विशाखापट्टनम में है, वो पूरी बिल्डिंग रख दे गिरवी, बताओ आप। ठीक है रख दो गिरवी। गिरवी रखने से जो लोन है वो सिक्योर्ड हो जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा? सिक्योर्ड हो जाएगा, लोन सिक्योर्ड हो जाएगा। मैंने आपकी बिल्डिंग को चार्ज कर लिया, मैंने कि गिरवी रख लिया, इंक्यूबमेंट कर दिया, और बदले में आपको मैंने लोन दे दिया। मैं कौन हो गया? लेंडर, बैंकर। मेरा नाम है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और आप कौन है? आप बोरोवर है। आप कौन है? आप आम इंसान है, या कोई कंपनी है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई भी है, आप बोरोवर है भाई। आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा स्टैम्प पेपर के ऊपर। नाम क्या होगा उस एग्रीमेंट का? लोन एग्रीमेंट। क्या लिखा होगा उस एग्रीमेंट के ऊपर? मेरा नाम, आपका नाम, पार्टीज का नाम, ठीक है। और क्या लिखा होगा? कौन किसके पास आया, किसने लोन लेने के इनिशिएटिव लिए? तो भाई लेंडर तो जाता नहीं है बोरोवर के पास, बोरोवर आता है लेंडर के पास। आप ही आते हैं बैंकर के पास लोन लेने के लिए। तो बोरोवर हैज अप्रोच्ड द लेंडर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ द लोन वर्थ रुपीज इतना इतना, फॉर ड्यूरेशन इतना इतना, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इतना, जो भी है। ओके, कौन किसके पास आया था, कितना लोन वगैरह लेने के लिए, और फाइनली सक्सेसफुली लोन जो है वो ग्रांट भी किया। किसने? उस बैंक ने, उस लेंडर ने। नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस अंदर। अब इस एग्रीमेंट में कौन से टर्म कंडीशंस हैं? 5 पांडव तैयार हैं आपके। लेंडर बोरो के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तैयार है ये, डिस्प्यूट जाएगा आर्बिट्रेशन में, कोर्ट में नहीं जाते वरना बहुत लंबा चलता है, ठीक है ना। और लोन का ड्यूरेशन कितना है? 1 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, ड्यूरेशन वही की वही है। और लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, मतलब मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 8% का इंटरेस्ट पे करना है, 6% इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट लिखिए। अगर मैं इंटरेस्ट पे नहीं करता हूं, डिफॉल्ट करता हूं, तो आप मेरे पे कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं, वो लिखिए। और लिखेंगे ना, यहां देखो ना ऐसे लिखा हुआ है, देखो कहां गया? प्रीमेच्योर
अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी अगर लोन अमाउंट अगर पे करने से अगर मना करती है, सॉरी एक अमाउंट अगर पार्टी कहती है हम आपको बाकी का पैसा नहीं देंगे, या फिर अगर आप मुझे बोलते हैं हम आपसे बाकी का पैसा लेना नहीं चाहते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं, तो कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, ये भी नोटिस देना पड़ता है। ओके, लोन एग्रीमेंट में टर्म कंडीशन इतनी सारी आ जाएंगी कि मैं क्या बताऊं। एक और टर्म कंडीशन आ जाएगी सिक्योरिटी की, कि आपने मेरे को सिक्योरिटी ट्रांसफर की है इतने करोड़ की, इससे आपका हमारा लोन जो है सिक्योर्ड लोन हो गया। और टर्म कंडीशन नंबर 7 आएगी कि आप मुझे मंथली इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करते हो अपना लोन अमाउंट पे करने के लिए। नंबर 8 टर्म कंडीशन आएगी कि लोन के लिए हमने कोई एजेंट अपॉइंट किया है जो लोन के अमाउंट को टेक केयर करेगा। वो एजेंट बैंकर का एक पर्सन है जो कंपनी में आकर बैठा रहेगा हमेशा एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है ना। So there could be a lots of term conditions which you have to go through accordingly, और इस तरह से पूरा लोन एग्रीमेंट बन जाएगा, लेंडर एंड द बोरोवर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये थे आपके लोन एग्रीमेंट, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट हमने बनाया था स्टार्टिंग में, एंड समथिंग लाइक। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब अपनी बुक्स में आइए फटाफट। कम टू योर बुक्स पीपल, फटाफट चैप्टर नंबर 3 निकालिए। चैप्टर नंबर 1 में ड्राफ्टिंग नहीं है, अपनी बुक्स में आइए फटाफट। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। चैप्टर नंबर 1 में ड्राफ्टिंग नहीं है, पन्ने खोलते जाइए फटाफट, पेज नंबर 5 के आगे बढ़िए। चैप्टर नंबर 1 में ड्राफ्टिंग नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 निकालिए फटाफट, पेज नंबर 17। चैप्टर नंबर 2 में ड्राफ्टिंग नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 3 निकालिए, पेज नंबर 21। चैप्टर नंबर 3 में ड्राफ्टिंग है। चैप्टर नंबर 3 में पहली ड्राफ्टिंग आपको मिल रही है पेज नंबर 23 पे। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट दिखाई दिया, कोलैबोरेशन, ये है आपका फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, कि आप और कोई फॉरेन की पार्टी, इसमें ये आपको मैंने समझाया था, बहुत बड़ी तरह समझाया था, मुझे याद आ रहा है, जहां पर आपको मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली मेट्रो का और जापान में जो बॉम्बार्डियर है, तो बॉम्बार्डियर का और दिल्ली मेट्रो का आपस में जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन। तो अगर वहां की पार्टी और यहाँ इंडिया की पार्टी अगर आपस में कोई वेंचर करती है, कोलैबोरेशन करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। फिर से वही बात है, एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी का नाम आएगा, एक पार्टी हमारी फॉरेन पार्टी, एक पार्टी हमारी इंडियन पार्टी, अंडरस्टैंड। तो एक पार्टी हमारा दिल्ली मेट्रो और एक पार्टी हमारा बॉम्बार्डियर, ओके। उनके ऑफिसर्स के नाम अगर आ जाएंगे, उनके नीचे टर्म कंडीशंस वगैरह आ जाएंगी, सेम टू सेम है। टर्म कंडीशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पेज नंबर 22 पे खत्म हो रही हैं, करीब 14-15 टर्म कंडीशंस वगैरह हैं, ठीक है। जो वेरस वाला पार्ट है ना, कई बार ऐसा भी आप देखोगे कि नीचे जो वेरस दिया हुआ है यहां पर देखिएगा, जो ये वेरस दिया हुआ है, ये वेरस हमने तो यहां लिखा है 3 पॉइंट का, 3 लाइंस का, बट यू माइट सी द पार्ट ऑफ द वेरस एज नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। वेरस 3 लाइन, फिर नीचे एक और वेरस, फिर 3 लाइन, फिर नीचे एक और वेरस, फिर 3 लाइन, फिर नीचे एक और वेरस, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो इससे क्या होगा, आप 4 बार देखोगे वेरस, इससे आप कंफ्यूज जाओगे। किस तरह तो एक ही बार वेरस लिखवाया था और यहाँ पे 3-4 बार वेरस दिया हुआ है। अरे समझो कॉन्सेप्ट को, रट्टा नहीं मारना। यहाँ पे वेरस का मतलब क्या है? वेरस का मतलब है कहानी, कौन किसके पास आया, किसने किसको क्या अप्रोच किया और किसने किससे एग्रीमेंट वगैरह किया। अगर आपको लगता है कि इसके जरा और चीज बतानी है या बतानी चाहिए, तो उस बात को आप सेम पैराग्राफ में घसीटा नहीं मारोगे, आप एक लाइन छोड़कर या नेक्स्ट लाइन पे फ्रेश पैराग्राफ में दोबारा लिखोगे वेरस, ओके। जैसे कि वेरस यहां लिखा था हमने, वेरस द प्रिंसिपल हैज अप्रोच, प्रिंसिपल आया था एजेंट के पास कि अपना गुड सेल करवाने के लिए इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात पे उसका गुड सेल कर दिया जाए। एंड अकॉर्डिंगली द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू, और इसी हिसाब से दोनों पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं चाहूं तो इसके नीचे एक और वेरस कर सकता हूं, मैं लिखता हूं, चलिए मैं लिखता हूं, वेरस द एजेंट हैज सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल ऑन द टर्म कंडीशंस एज स्पेसिफाइड एज अंडर। तो एजेंट ने सक्सेसफुली टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रिंसिपल के साथ में एग्रीमेंट वगैरह किया। आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेच करने वाली बात हुई, स्ट्रेच करने वाली बात नहीं है, इतनी सी बात है कि जो ये पैराग्राफ है इसको आप और एक्सप्लेन कर रहे हो। जब दी हुई बात को आप और एक्सप्लेन करते हो तो उसको स्ट्रेच नहीं बोलते। स्ट्रेच का मतलब होता है जब दी हुई बात को बिना बातें खींचना, जबकि दूसरी बात में कोई मतलब नहीं बनता खींचने का, फिर भी आप खींच रहे हो। तो जो मैंने अभी ये बोला है आपको, उसमें आप उसको स्ट्रेच नहीं बोल सकते, वो एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि ये पैराग्राफ को देख के लगता है कि प्रिंसिपल आया था एजेंट के पास
और बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये नहीं मेंशन किया था कि एजेंट ने सक्सेसफुली उन टर्म कंडीशंस को माना भी है। तो एजेंट की टर्म कंडीशंस वगैरह हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वेयर एज द एजेंट हैज स्पेसिफाइड फ्यू टर्म कंडीशंस ऑफ हिमसेल्फ और इटसेल्फ एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू अकॉर्डिंगली। कॉन्ट्रैक्ट फाइनली एंटर हुआ। ओके, क्योंकि फर्स्ट लाइन शो करती है प्रिंसिपल का ऑफर और थर्ड लाइन शो करती है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस कहीं पे शो नहीं होता। तो फर्स्ट लाइन में कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर, सेकंड लाइन में कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एंटर हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने दिमाग से सारा काम कीजिएगा। पेज नंबर 27 फटाफट पेज नंबर 27 जल्दी फटाफट क्विक। पेज नंबर 27 पे क्या मिल रहा है आपको? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने बना लिया, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, घर जाके पढ़ लीजिएगा, घर जाके क्या, घर में तो। पेज नंबर 29 पे क्या है? डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट। देखो डैश एंड डैश, सब कुछ वही है सर, सब कुछ वही है, उसको पढ़ लीजिएगा। आप इसको पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे सर मतलब आपने तो एकदम जादू की छड़ी, वो कहते हैं ना उसे, वो जादू की छड़ी ऐसे घुमा दी, और ये क्या हुआ कि एक ही फॉर्मेट में सारे के सारे एग्रीमेंट्स आ गए, मजा ही आ गया। फिर तो हमने आज में 5 कर लिए, हमें पता भी नहीं चल रहा। मैं कहूंगा पता नहीं चल रहा तो आपको पता चल जाएगा जब आप घर पे जाके इसको ड्राफ्ट करोगे। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मेट सो देखिएगा ध्यान से, इसमें कहानी एक छोटी सी छुपी हुई है सर, इसमें गलत मत कर देना। डीलरशिप बने, फ्रेंचाइजी बने, लीज बने, लोन एग्रीमेंट बने, रेंट एग्रीमेंट बने, कुछ भी बने, फेस ऑफ इट प्राइमा फेस तो यही रहेगा। फेस पे पार्टीज के नाम होंगे, नीचे वेयरएज होगा, उसके नीचे टर्म कंडीशंस होंगी, लेकिन और 5 पांडव हमेशा सेम रहेंगे, करीब सेम ही रहेंगे, 98% में सेम रहेंगे। ओके, लेकिन 5 पांडव के अलावा बाकी जो अगले 5 पांडव या 6 पांडव होंगे उसमें मेहनत करनी होगी ना, और वो जो 5-6 पॉइंट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे अलग अलग। डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पॉइंट अलग हो सकते हैं, ये होगा पॉइंट अलग हो सकते हैं, ये होगा तो पॉइंट बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? लोन होगा तो बाकी के 6 पॉइंट बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो ये मत समझना कि 5 पॉइंट जो आपने यहां लिख दिए हैं और बाकी आपने अगर 5 पॉइंट 6 पॉइंट का रट्टा लगा लिया इसके लिए, तो बाकी 6 पॉइंट भी इसके लिए सब एक जैसे हो जाएंगे। नहीं, इतना तो मेहनत करनी होगी ना। मेहनत क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, इतने भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? मजा नहीं आएगा ना, फिर पास होके फिर जॉब नहीं मिलेगा ना, मजा नहीं आएगा। फिर आप मुझे बोलोगे सर जॉब दिलवाओ, मैं दिलवाता। हाँ, पेज नंबर 33 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो भी सिंपल है, दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। पेज नंबर 34 पे है आपका आर्बिट्रल अवार्ड को आप खुद देख लीजिए, बहुत छोटा सा है, उसमें कुछ भी नहीं है उसमें समझाने वाला। अवार्ड देता है आर्बिट्रेटर, तो उसमें एक छोटा सा उसने फॉर्मेट दिया हुआ है। आर्बिट्रल अवार्ड आपके काम का नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रल अवार्ड आपके फ्यूचर में भी काम का नहीं आएगा, क्योंकि आप आर्बिट्रेटर बनते नहीं हो आमतौर पे, मतलब कि जनरली आप जज नहीं बनते, आप तो मतलब कंपनी के बिहाफ पर लाइक यू आर एक्टिंग एज अ काउंसलर, बट यू डोंट बी द आर्बिट्रेटर। तो ये आपके अवार्ड जो है, ये आपका अवार्ड जो है, ये आपके काम का नहीं है। पेज नंबर 35 पे गारंटी है, डीड ऑफ गारंटी, ये भी सेम टू सेम है। गारंटी का मतलब है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को गारंटी देती है, जिसमें 3 पार्टीज होती हैं, गारंटर, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। ओके, 3 पार्टीज होती हैं, पता होगा। पेज नंबर 36 पे है लोन एग्रीमेंट, अभी बनाया हमने लोन एग्रीमेंट। हर एक टर्म कंडीशंस पढ़िएगा तभी मजा आएगा। पेज नंबर 41 पे सर्विस एग्रीमेंट में टर्म कंडीशंस वो आएंगी जो आप किसी इंप्लॉय के लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में डालते हो, तो वो टर्म कंडीशंस सारी की सारी आ जाएंगी। और लास्ट में है आपका पेज नंबर 43 पे रिटेनरशिप एग्रीमेंट, ये भी आप एक बार हल्का सा रीड कीजिएगा। रिटेनरशिप एग्रीमेंट में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और पेज नंबर 51 निकालिए, चैप्टर नंबर आपका 3 तो हो गया, पेज नंबर 51 पे मिलेगा आपको क्या? डीड ऑफ लीज हो गया, ये अच्छी बात है। इस तरह से बन जाएगा 53 पे मॉडिफिकेशन ऑफ लीज, सरेंडर ऑफ लीज, सब लीज, ये सबके फॉर्मेट सेम टू सेम है।
पेज 57 पे लाइसेंस, लीज एंड लाइसेंस, लाइसेंस में दो पार्टीज होंगी, लाइसेंसर लाइसेंसी, सेम टू सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम। ओके, लाइसेंस लीज में फर्क पता है ना, लीज होती है प्रॉपर्टी की, लाइसेंस होता है किसी काम को ऑथराइजेशन देने के लिए कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लाइसेंस, लीज एंड लाइसेंस, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको रखेंगे यहीं तक, ठीक है ना। जरा ड्राफ्टिंग जरा है और मैं नहीं चाहता, मैं चाहूँ तो अभी पेज 79 पे जो पार्टनरशिप डीड है मैं उसको भी करवा सकता हूँ लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, जैसे ही वीडियो ये खत्म होगा तो 1-2 घंटे के बाद ब्रेक वगैरह लीजिएगा, जो भी है आपके हिसाब से, तो खा पी लीजिएगा, और खाने पीने के बाद जो आपको भी ये समझाए ना 5-6 हमने किए, रेंट एग्रीमेंट, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी, लीज, लोन एग्रीमेंट, और एक दो और निपटाए भी यहाँ पर बुक्स में जो देखे थे वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, बुक्स में देखे थे जो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इसको ड्रॉ करना है आपने, बिना देखे ड्रॉ मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। 50 तो आपके सिर्फ मैंने प्रैक्टिस तो दी हुई है इस बुक में, ओके, तो बिना देखे मत कीजिएगा, देख के कीजिए, तसल्ली रखिए, कोई टेंशन नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में टेस्ट में फर्क है, ओके। टेस्ट बिना देखे होता है, प्रैक्टिस देख देख के होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो देख देख के कीजिए, देखिए फिर लिखिए, देखिए फिर लिखिए, बुक्स में देखिए, जैसे आपने बुक्स में निकाला लीज एग्रीमेंट, देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, इससे आपका ब्रेन वॉश होगा, ब्रेन और जरा क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी, अच्छा ये भी टर्म कंडीशन है, अच्छा ये भी टर्म कंडीशन है। बिना देखे लिखेंगे तो बस ऐसे बैठे रहेंगे, क्या होना चाहिए यार, क्या होना चाहिए, क्या हो, अरे इतना क्यों टेंशन लेना, देखो और लिखो, ओके। अगर आप वैसा देख के लिखते रहेंगे तो फायदा क्या होगा, देख के लिखी तो रहे हैं, मेरी बात मानिए, देखिए और लिखिए, फायदा अपने आप निकल के आएगा। मैं टीचर हूं, मुझे पता है, ड्रामा मत करो मेरे साथ, ठीक है। चलो, बाकी फोन नंबर तो आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग के कॉल्स वगैरह मेरे पास आ रहे हैं डाउट्स वगैरह के लिए, ये बहुत खुशी की बात है, ये आप लोग जागरूक हो रहे हैं, तो जागो ग्राहक जागो, बिना बात की कॉल ना करे, काम हो तभी कॉल करे, बिना बात की SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई बात, ओके। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठंड हो गई आजकल।